हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसी की, तो ये चैनल केवल आप लोगों को समर्पित है। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड ऑथर। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग टोटल 60+ थ्योरीज एंड ऑथर बिजनेस मैनेजमेंट के डिस्कस करने वाले थे। उनमें से हाफ पॉइंट्स हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है या बिजनेस मैनेजमेंट के हमारे डिटेल्ड 17 वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप उन्हें देख लें। उसके बाद रामबाण सीरीज का ये सेकंड वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इस सीरीज में टोटल 44 पॉइंट्स और यदि सब पॉइंट्स को हम इंक्लूड करें तो 60 थ्योरीज हम डिस्कस करने वाले थे। उसमें से 21 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। रामबाण सीरीज में हम केवल एग्जाम रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये मान सकते हैं कि पूरे सब्जेक्ट का कंक्लूजन, निचोड़, कैप्सूल हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम से पहले जरूर आपको ये देखकर जाने चाहिए। इससे पहले अदर सब्जेक्ट पर भी हम रामबाण वीडियोज ला चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज आप जरूर देख लें। जितना बेनिफिट आपको डिटेल्ड वीडियो से नहीं होगा, उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको रामबाण वीडियो से होगा। तो 22 हमारा पॉइंट है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? FW टेलर को कहा जाता है। काफ़ी आसान हमारा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिए? FW टेलर ने दिए। खास बात आपको ये याद रखनी है, FW टेलर का अप्रोच ट्रेडिशनल है, हेनरी फ्योल का मॉडर्न है। FW टेलर ने पहले दिया था, हेनरी फ्योल ने बाद में दिया। FW टेलर को लगभग सभी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मैनेजमेंट ने, वर्कर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, जबकि हेनरी फ्योल को सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो FW टेलर ने टोटल कितने प्रिंसिपल दिए? 4, जबकि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल या फिर FW टेलर, तो आप FW टेलर की प्रिंसिपल याद रखिए, क्योंकि 4 ही है। उसके अलावा जो बचेंगे वो हेनरी फ्योल के हो जाएंगे। एक एक लाइन में हम इनका मीनिंग देखेंगे। डिटेल के लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। FW टेलर ये कहते हैं कि कोई भी डिसीजन हमें कहीं भी अप्लाई करना है तो हमें साइंस लगानी चाहिए, न कि रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब नहीं लगाना है, साइंस हमें लगानी है। रूल ऑफ थंब का मतलब हमारा इनिट्यूशन, फीलिंग्स, आत्मा की आवाज़, एक्सपीरियंस, उस बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना है। साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पर हमें डिसीजन लेना है। कुछ दिनों पहले मैं बाबा रामदेव का एक वीडियो देख रहा था, तो बाबा रामदेव बता रहे थे कि नॉनवेज से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो बाबा रामदेव जो नॉनवेज के नुकसान बता रहे हैं, उनके लिए उन्होंने यदि प्रॉपर साइंटिफिक इंक्वायरी की है, कुछ लोगों पर टेस्ट किया है, तब तो सही है। और यदि वो अपनी आत्मा की आवाज़ से डिसीजन ले रहे हैं, जो उनका मन कहता है वो बता रहे हैं, तो फिर वो रूल ऑफ थंब है। तो जो भी हम लगा रहे हैं वो साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पर लगाया जाना चाहिए, न कि रूल ऑफ थंब पर। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मिलजुल कर हमें काम करना चाहिए, कलह से हमें काम नहीं करना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल को ही डेवलप करके इन्होंने बनाया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये एक तरीके से जो हेनरी फ्योल का एस्प्रिट द कॉर्प्स था उसी से रिलेटेड है। टीम वर्क से काम होना चाहिए। मैनेजमेंट को वर्कर के इनिशिएटिव आइडियाज़ लेने चाहिए और वर्कर को भी हड़ताल वगैरह पर नहीं जाना चाहिए। फोर्थ हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर। मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वर्कर का डेवलपमेंट हो। यदि वर्कर का डेवलपमेंट होगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होगा। उनकी ट्रेनिंग और उनके डेवलपमेंट पर ध्यान दिए जाने चाहिए। इसके अलावा FW टेलर ने टोटल 9 टेक्निक्स दी। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी प्रिंसिपल है, कौन सी टेक्निक है। तो याद रखना, प्रिंसिपल्स ये केवल 4 ही है। इसके अलावा 9 हमारी टेक्निक्स है FW टेलर की। तो सबसे पहला पॉइंट है, अब ये मत कहना कि टेक्निक 9 नहीं है, 8 है, 10 है। वो डिपेंड करता है कि आप क्लासीफाई किस तरीके से करते हो। तो पहली हमारी टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसको यदि हम अलग अलग करें तो 2 टेक्निक हमारी हो जाएगी। सबसे पहली हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन पर। सिंप्लीफिकेशन का देखो मतलब क्या है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि जो भी हमारी
प्रोडक्ट लाइन है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्ट लाइन को रिड्यूस करने का मतलब है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनाकर हम कम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो स्पेशलाइजेशन होगा, ज़्यादा फोकस हम कर पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छे से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएंगे। और यदि बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन है तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। पतंजलि जब स्टार्ट हुआ तो कुछ ही प्रोडक्ट उन्होंने स्टार्ट किए और बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसने अचीव की, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। बाबा रामदेव ने कहा कि जीन्स भी आ रही है बिल्कुल आयुर्वेदिक, तो क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। वैसे जो भी इंसान को बढ़िया लगे वो कर सकते हैं। तो एफडब्ल्यू टेलर ने ये बोला कि यदि आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को कम कर सकते हो। जैसे हम केवल कॉमर्स पर ध्यान देते हैं, जो बाकी के सेगमेंट हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। कुछ टीचर पेपर 1 पेपर 2 कहने का मतलब लगभग 20 सब्जेक्ट को एक साथ कवर कर लेते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का सीधा सा मतलब है प्रोडक्ट लाइन को कम करना, और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है किसी चीज़ के स्टैंडर्ड फिक्स कर देना। क्वालिटी के स्टैंडर्ड हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं, डिज़ाइन के हो सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स के हो सकते हैं, तो स्टैंडर्ड फिक्स कर देना। सेकंड है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्यों की जाती है? रेस्ट इंटरवल डिसाइड करने के लिए कि वर्कर कितनी देर में थकता है, ये हम देखेंगे। एवरेज वर्कर पर कैमरा लगाकर हमें पता चल जाएगा कि एक वर्कर कंटिन्यू कितनी देर वर्क कर सकता है, उस हिसाब से हम रेस्ट इंटरवल दे देंगे, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मेथड स्टडी, बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करने के लिए कि बेस्ट मेथड क्या रहेगा, तो हम सारे मेथड लगाकर देखेंगे और जिस मेथड से बढ़िया रिजल्ट आएंगे, सबसे कम कॉस्ट, सबसे बढ़िया आउटपुट, उस मेथड को हम अप्लाई कर देंगे। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी में हम अप्लाई करेंगे, हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम किसी वर्क के लिए क्या होना चाहिए, और स्टैंडर्ड टाइम यदि हमें पता चल जाएगा तो हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कितने वर्कर्स की हमें ज़रूरत है। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी हम अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए करते हैं। कई बार वर्कर काम की चीज़ें कम करता है और फालतू की चीज़ें ज़्यादा करता है, तो फिर वर्कर को जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो वहीं पर हम उसे प्रोवाइड करा देंगे, जिससे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ वर्कर नहीं करें। जिन भी चीज़ों की उसे ज़रूरत है, चाय पानी या जिन भी चीज़ों की, वहीं पर प्रोवाइड करा देंगे, तो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं होगी। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी किया था, हम लेकर आएंगे कंपनसेशन प्लान। कंपनसेशन प्लान बोल सकते हो या वेज कंपनसेशन प्लान बोल सकते हो। इसे आप कॉस्टिंग का भी पार्ट मान सकते हो या फिर हमारे मैनेजमेंट का भी पार्ट मान सकते हो। इसके अंदर जो भी रोवन ने प्लान दिया, हालसे ने प्लान दिया, काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम टाइम में हम भूल जाते हैं। तो उसी में से एक प्लान होता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने दिया। इन्होंने क्या बोला कि आप टाइम रेट से तो पेमेंट करो ही मत। टाइम रेट जो कि जनरली हम करते हैं, मंथ एंड पर आपको सैलरी मिल जाती है, इससे मतलब नहीं है कि आपने प्रोडक्शन कितना किया। पीस रेट सिस्टम में प्रोडक्शन करोगे उसी बेसिस पर पेमेंट मिलेगा, पर यूनिट आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन पीस रेट भी डिफरेंशियल आपको लगाना है। यदि अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो तो हाई रेट से पेमेंट होगा, कम प्रोडक्शन कर रहे हो तो लो रेट से पेमेंट होगा। पीस रेट सिस्टम को ऑब्जेक्टिव माना जाता है, टाइम रेट वाले को सब्जेक्टिव माना जाता है। 7th हमारा पॉइंट है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर इंक्लूड किया जाता है टाइम स्टडी, मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी को। मेंटल रिवॉल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमारे प्रिंसिपल नंबर 3 कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म से रिलेटेड है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति, क्रांति का मतलब बदलाव, और मेंटल का मतलब साइकोलॉजी। मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को अपनी साइकोलॉजी, अपने एटीट्यूड में चेंज लेकर आना चाहिए। मैनेजमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि वर्कर कामचोर है, और वर्कर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट केवल अपना फायदा देखता है। दोनों को ही एक दूसरे की वजह से फायदा हो रहा है। 9th हमारा पॉइंट है फंक्शनल फोरमैनशिप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल फोरमैनशिप में एफडब्ल्यू टेलर ने फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला जो प्लानिंग कर सकते हैं वो प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दे सकते, जो प्रोडक्शन पर ध्यान दे सकते हैं वो प्लानिंग नहीं कर सकते, तो दोनों को अलग अलग कर दिया। प्लानिंग वाले में भी हमारे 4 बॉस होंगे, प्रोडक्शन वाले में भी हमारे 4 बॉस होंगे। ये 4
प्लस 4 हमारे बॉस है नहीं कि वर्कर। प्लानिंग वाले में 4 बॉस कौन कौन से हैं? रूट क्लर्क जो रूट बताते हैं किसी भी चीज़ का रूट क्या होगा, पहले क्या काम होगा बाद में क्या काम होगा, सीक्वेंस बताता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये एम्प्लॉयज को वर्कर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप लोगों को सेफ्टी अरेंजमेंट करने हैं, इस तरीके से काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये देखता है कि वर्क टाइम पर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, या जिस कॉस्ट में कंप्लीट होना चाहिए उस कॉस्ट में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। डिसिप्लिनियर डिसिप्लिन मेंटेन करता है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो न केवल प्रोडक्शन का नुकसान होगा बल्कि कंपनी पर भी पेनल्टी लग जाएगी। यदि वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में पेमेंट करना पड़ेगा। फैक्ट्रीज एक्ट में अलग हमें दिक्कत आएगी। अभी आप लोगों को पता है फिर से विशाखापत्तनम में भोपाल गैस ट्रेजेडी कांड हो गया, तो उसकी वजह से मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा। लोग डिमांड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने की, तो डिसिप्लिनियर ये देखता है कि डिसिप्लिन से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 बॉस होंगे। गैंग बॉस क्या करता है? ये देखता है कि प्रॉपर हमारे पास जो भी इक्विपमेंट होने चाहिए वो है या नहीं है, तो ये इक्विपमेंट का प्रॉपर अरेंजमेंट करता है। स्पीड बॉस ये देखता है कि वर्क स्पीडली हो और स्पीडली वर्क करने में जो भी दिक्कतें आए उन दिक्कतों को दूर करना। रिपेयर बॉस जो भी हमारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं उनको सही करने का, उनको रिपेयर करवाने का काम करता है। इंस्पेक्टर का काम होता है जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को चेक करना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल फॉरमैनशिप में हेनरी फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता? यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर 4+4 8 बॉस हो रहे हैं। हेनरी फ्योल ने बोला था एक एम्प्लॉय पर एक ही बॉस होना चाहिए। FW टेलर की बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फ्योल की बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल वाली बुक का नाम कई बार एग्जाम में फ्रेंच में आ जाता है नहीं कि इंग्लिश में, क्योंकि हेनरी फ्योल फ्रांस से थे, लेकिन एग्जाम में आप इजीली कर लोगे क्योंकि कुछ मिलते जुलते वर्ड रहेंगे। पॉइंट नंबर 27 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल कौन सी कंपनी में वर्क करते थे और FW टेलर कौन सी कंपनी में वर्क करते थे? हेनरी फ्योल की कंपनी का नाम है कैंपियन दे कैमेंट्री फॉर चैम्बोल्ट दे कॉजवेल और FW टेलर की कंपनी का नाम है मिडवेल स्टील वर्क। FW टेलर का इजीली याद हो जाएगा, ये इंजीनियर थे तो स्टील वर्क से याद हो जाएगा, और FW टेलर याद हो जाएगा तो फिर कंफ्यूजन की संभावना कम रह जाएगी। एग्जाम में कुछ बुक्स के ऑथर पूछे जाते हैं तो इनको मैंने एक साथ लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बुक के नाम है न कि ये कॉन्सेप्ट के नाम। ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट किसी और ने दिया हो और इस पर बुक किसी और ने लिखी हो। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक पीटर F डरकर ने, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट ओलिवर सेल्डन ने, MBO जॉर्ज ओरियन ने, और आपको पता है MBO का कॉन्सेप्ट पीटर F डरकर ने दिया था। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर ने, इन्होंने ही थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी दी थी। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट EFL ब्रीच ने, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जॉर्ज R टेरी ने, प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस डाल्टन मैकफारलैंड ने, मैनेजमेंट टास्क रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिस पीटर F डरकर ने। जैसा कि मैं बता चुका हूँ रामबाण सीरीज में हम बिल्कुल फटाफट शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, यदि डिटेल में चाहिए तो आप हमारे डिटेल वीडियोज को रेफर कर सकते हैं। 9th बुक है ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज डगलस मैकग्रेगर ने। फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? पीटर F डरकर को कहा जाता है। 31 हमारा पॉइंट है फादर ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। इस पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये पॉइंट मैंने कहीं पढ़ा था और एग्जाम में भी आया हुआ था, लेकिन आज वीडियो बनाने से पहले सभी पॉइंट्स को मैंने काफ़ी अच्छे से चेक किया, रिसर्च की, तो 31 वाला पॉइंट फादर ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया मुझे इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिला, तो एक बार इसको आप होल्ड पर रख लेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और अरिंदम चौधरी आपको ऑप्शन में मिले तो टिक कर देना, और कहीं आपको मिल जाए कुछ भी आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जैसा कि आपको पता है हम सभी लोग आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए टीचर हैं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो आपके पास है वो आप हमारे साथ शेयर करते हो। 32nd पॉइंट है इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेनर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जोसेफ स्कम्पीटर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
ये स्टेटमेंट किसने दिया था? इफ़ यू ओनली हैव हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक नेल। अब्राहम मास्लो ने कहा था यदि आपके पास हर केवल एक हथौड़ा है और कोई भी औजार इक्विपमेंट नहीं है तो आपको हर समस्या कील नज़र आएगी। कील वो जिस पर आप फोटो टांगते हो, तो आप प्रॉब्लम को अच्छे से पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्यूशन तो आपके पास एक ही है। आपके पास दवा तो केवल बुखार की है, तो हर बीमारी आपको बुखार नज़र आएगी। फिर 34 वाला पॉइंट हर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ थिंग डन थ्रू पीपल। किसने कहा? मैरी पार्कर फोलेट ने कहा। थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन किसने दी? अल्फ्रेड वेबर ने थ्योरी ऑफ लोकेशन दी। ये अल्फ्रेड वेबर है, न कि मैक्स वेबर। 36 पॉइंट, 36 एंड 37 अच्छे पॉइंट है, आप लोगों ने ये पढ़े नहीं होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग द कंपनीज गोल विद द एम्प्लॉयज गोल किसने दिया? मैरी पार्कर फोलेट ने। 37 एंड 38 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट का भी क्वेश्चन आता है और इनके अंदर की डिटेल का भी क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेशन की टेक्निक किसने दी थी? मैकफारलैंड ने दी थी, जबकि कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल मैरी पार्कर फोलेट ने दिए थे। और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आप लोगों को ये रट कर जाना है, और रटने का सीधा सा तरीका है, एग्जाम से जस्ट पहले आप जरूर देख कर जाएं। जब 10-15 दिन बचे, कुछ भी नया नहीं पढ़े, इन रामबाण सीरीज को देखते रहें, या आपने शॉर्ट में नोट्स बनाए तो उनको पढ़ें। क्या क्या टेक्निक्स हैं? कोऑर्डिनेशन तभी कर पाओगे जब आप बढ़िया लीडरशिप करोगे। कम्युनिकेशन यदि बढ़िया होगा तभी आप कोऑर्डिनेशन कर पाओगे। मोदी जी का कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत बढ़िया है, तो अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं। ट्रंप इस टाइम नहीं कर पा रहे हैं, इतने ज़्यादा मरीज अमेरिका में है, फिर भी लोग बंद लॉकडाउन के लिए एग्री नहीं है, लोग रोड पर निकल आए हैं, तो फिर कम्युनिकेशन की कमी है। चेकिंग एंड ऑब्जर्विंग, कंटिन्यू आपको चेक करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप कोऑर्डिनेशन कर पाओगे। और अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। यदि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होगी कि कौन सी पावर पार्लियामेंट की है, कौन सी पावर सुप्रीम कोर्ट की है, कौन सी पावर एग्जीक्यूटिव की है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन की प्रिंसिपल क्या है, ये भी एक तरीके से बताते तो यही बातें हैं, लेकिन इनको इन्होंने प्रिंसिपल कहा। डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। क्लास में आपके 50 स्टूडेंट्स हैं, और यदि आप स्टूडेंट के नाम याद रखते हो, डायरेक्टली स्टूडेंट के नाम से उनको संबोधित करते हो, तो ज़्यादा बढ़िया से आप कोऑर्डिनेशन कर पाओगे। कंटिन्यू आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। आपको लगता है जनवरी में कर लिया, दिसंबर तक काम हो जाएगा, नहीं चलेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन एट अर्ली स्टेज, आप चाहते हो कोऑर्डिनेशन से काम हो, तो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत में आपने कुछ किया नहीं, एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, आप सोचते हो आज अचानक हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो फिर काम नहीं चलेगा। स्टार्टिंग से ही आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम ये आगे के पॉइंट डिस्कस करें, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपको हमारे ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना है। और एक पॉइंट आप हमेशा भूल जाते हो, जब भी आप कमेंट करें तो हैशटैग जेपी गर्ग जरूर लिखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप कुछ भी नहीं लिख पाते हैं तो हैशटैग जेपी गर्ग जरूर लिख दें। इस बार मैंने सोचा था कि मैं लगभग पूरा कोर्स नेट का फ्री ऑफ कॉस्ट, थ्योरीज भी और डिटेल्ड वीडियोज भी, रामबाण वीडियोज भी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूं, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं नहीं डाल पाऊंगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि रेस्पॉन्स बढ़िया आएगा। सब्सक्राइबर्स हमारे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, व्यूज अभी नहीं बढ़ रहे हैं, किसी भी चैनल के नहीं बढ़ रहे हैं। जिनके पास 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर है, 1 लाख सब्सक्राइबर है, उनके भी 700-800 व्यूज है। तो जैसे ही व्यूज आने लगेंगे हम वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे, और पूरा कोर्स कराने का मैंने सोचा है। आपको इस चैनल को ग्रो करना पड़ेगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे तभी हम ये काम कर पाएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जब हमारे ये 60 थ्योरीज कंप्लीट हो जाएगी तो बिजनेस मैनेजमेंट की हम 100 या फिर 125 वन लाइनर्स लाएंगे, और यही
प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के अंदर करेंगे। आप ये जो तरीका है मैंने खुद अपने एग्जाम के दौरान अपनाया हुआ है। इवन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके भी मैं रामबाण वीडियोस लेकर आऊँगा, लेकिन रामबाण वीडियो से पहले हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको कुछ भी कमी नज़र आती है, कुछ भी आपके सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 39, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। किसने दी? मैक्स वेबर ने। क्या बोला इन्होंने? कि रूल्स एंड रेगुलेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 14.40 और 41 को ध्यान से देख लेना। फंक्शनल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया। फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल हेनरी फ्योल ने दिया। डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, दोनों में डिफरेंस ओलिवर सेल्डन ने किया। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यदि दोनों वर्ड एक साथ में नहीं आए तब तो दोनों को सेम ही मानना है, लेकिन दोनों वर्ड एक साथ में आपको कहीं पर नजर आ जाए तो आप ये मान लेना एडमिनिस्ट्रेशन तो एक थिंकिंग फंक्शन होता है और मैनेजमेंट एक डूइंग फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सोचना, मैनेजमेंट का मतलब करना। एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट की चीज़ें हैं और मैनेजमेंट मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट की चीज़ें हैं। लेकिन कहीं पर केवल मैनेजमेंट लिखा हुआ है तो आप ये मान लेना मैनेजमेंट में भी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है और सभी लेवल पर मैनेजमेंट किया जाता है। ये जब दोनों वर्ड साथ में आ जाए तभी आपको इनका डिफरेंस करना है। एक बार दोनों में डिफरेंस का नेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। इन सभी पॉइंट के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये वो पॉइंट है जो एग्जाम से पहले आपको जरूर देखकर जाने पड़ेंगे। हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट, इन्हीं को ही सोशल प्रॉब्लम ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में एल्टन मायो ने किया और इनके साथ एसोसिएटेड थे रोथलिस बर्जर। एग्जाम में वैसे केवल एल्टन मायो ही लिखा आता है। तो स्टूडेंट, आपको ये हमारी सीरीज कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के भी MCQs हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। नोट्स आपने यदि परचेज नहीं किया है तो आप बहुत जल्द नोट्स जरूर परचेज कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।